सचमुच हमें ये घर छोड़ के जाना होगा? नहीं भैया, ये घर हमारा है, हम यहाँ। लेकिन डॉली आंटी ने हमें फिर मारा तो? तुम लोग अभी तक तैयार नहीं हो? लेट हो रहा है। सामान पैक हो गया? जी हाँ पापा। चलो गुड। जी मित्रा अंकल, आप? रंजीत, बच्चों को लेकर कहाँ जा रहे हो? तुमने मेरे सवाल का अभी तक जवाब नहीं दिया कि बच्चों को लेकर कहाँ जा रहे हो? मित्रा अंकल, मैं बच्चों को हॉस्टल ले जा रहा था। हॉस्टल? जी हाँ। मित्रा अंकल, सुमन के बाद तो बच्चे बिल्कुल अकेले पड़ गए, और फिर अभी रोजी आंटी की मौत के बाद तो कौन संभालेगा? मैं तुम्हारी प्रॉब्लम, मगर हॉस्टल भेजना कोई सॉल्यूशन नहीं है। और इस वक्त बच्चे वैसे भी काफी मेंटली डिस्टर्ब हैं, और ऐसी हालत में उन्हें अकेले इतनी दूर भेजना काम होगा। जी मैं आपकी बात मित्रा अंकल, आप ही बताएं मैं क्या करूं? मेरी मानो तो बच्चों को फिलहाल यहीं रहने दो। और हाँ, अगर जरूरत पड़े तो एक नई गवर्नेंस रख लो। आई थिंक इट विल वर्क। बेटा तो अच्छा है आपका, थैंक यू वेरी मच। अरे आप अभी तक यहीं हैं? बेटा, मानसी तू? आप मुझे नहीं पहचानती है? बेटी, मैं तेरा पापा। अरे सारी रात में यहीं बैठा रहा। मुझे और मेरे घर को तेरी जरूरत है। अगले हफ्ते गुड्डो की शादी है। चल बेटा, घर चल। चल बेटा, घर चल बेटा। एक्सक्यूज मी प्लीज। सोच क्या रही है सुमन? ये मौका शायद भगवान ने ही तुझे दिया है। वैसे भी तू बिना पैसे के, बिना ताकत, कभी भी रंजीत और डॉली जैसे राक्षसों का सामना नहीं कर सकती। इस परिवार में रहकर ना सिर्फ तुझे एक नई पहचान भी मिलेगी, बल्कि पैसे की ताकत भी मिलेगी, एक प्रोटेक्शन मिलेगा। और बदले में जो तुझे करना है वो भी एक पुण्य का काम है। एक दुखी उसकी मरी हुई बेटी के गम से बाहर निकाल सकती है तू। अगर अपने मकसद को पूरा करने के लिए शक्ल बदली है तो नाम भी बदले, पहचान भी बदले। आइए सर। पापा, मानसी, मेरी बेटी। देखा देखा, मेरी बेटी। मानसी, क्यों मेरी परीक्षा ले रही है? तू 3 साल तक हमसे अलग रही। चल बेटा, अब घर चल बेटा, हैं? घर चल। गुड्डू बेटा, अपनी शादी में ये पहनना, क्योंकि ना ये तुझ पे बहुत खिलता है। देखो तो, है ना भैया? अरे बहना, ये तो पुरानी डिजाइन का पहनना। देखो ये कितने लेटेस्ट डिजाइन, देखो। भैया जी, तुम्हें औरतों के फैशन के बारे में क्या पता? तुम्हारी तो शादी भी नहीं हुई। कर लो बात। अरे शादी नहीं हुई तो क्या हुआ, बारातें तो मैं कहीं गया हूँ। बेटा तुम यही पहनना, ये तुम पे बहुत अच्छा लगेगा। है? नहीं नहीं, यही पहनना। ये देखो तो खानदानी लग रहा है। अरे गुड्डो, मेरे हिसाब से तुम ये हार पहनो, तुम्हारी ड्रेस के हिसाब से बहुत अच्छा लगेगा, है ना? तुम्हारी जो ड्रेस है ना, उसकी कलर कॉम्बिनेशन पे भी बहुत अच्छा लगेगा, है ना?
जीजे देखिए कितनी अच्छी लग रही है हमारी बिटिया। अरे मानसी बेटे, तू यहाँ? मैं तुझे पूरे घर में ढूंढ रहा था। अरे वाह, बड़ा अच्छा लग रहा है। किसने मानसी बेटी ने। अच्छा बेटा, चलो मुझे तुमसे कुछ जरूर बात करनी है। हाँ? चल। क्या हुआ गुड्डो? क्या बात है गुड्डो? यहाँ ऐसे क्यों खड़ी हो? भाभी, मुझे आपको छोड़कर जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। मुझे बहुत फिक्र हो रही है। इसमें फिक्र की क्या बात? मैं समझ गई। वैसे ऐसा होता ही है। हर लड़की अपने माँ बाप का घर छोड़कर जब किसी दूसरे के घर जाती है तो थोड़ी बहुत घबराहट तो होती है। लेकिन तुम देखना, शादी के बाद तुम्हारा पति तुम्हें इतना प्यार देगा कि इस घर में आने के लिए घबराहट होने लगेगी। भाभी, मुझे फिक्र मेरे लिए नहीं, आपके लिए हो रही है। मेरे लिए? हाँ, जब तक मैं थी आप मेरी आंखों के सामने, पर अब मैं नहीं होंगी। आपको और खुद का ख्याल खुद ही रखना होगा। गुड्डो, तुम क्या कह रही हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। किस तरह 3 बार आप पर जानलेवा हमले हो चुके हैं। जानलेवा हमला? भाभी, मैं ये तो नहीं जानती वो हमले थे या हादसे। उसमें आपकी जान जा सकती थी। मैं नहीं चाहती इस घर में फिर कभी उस दिन का वाकया दोहराया जाए। आप जानती हैं ना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे सवाल करने की? लेकिन मम्मी जी, आप उस जमीन को बेचना क्यों? आपको तो पता है ना कि हम बड़ी मम्मी जी के नाम पर वहां पर एक अनाथ आश्रम बनवाने वाले हैं। ओह, तब तुम फैसला करो कि इस घर के दौलत का इस्तेमाल कहाँ और कैसे होगा। मम्मी जी, आप गलत समझ रही हैं। मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि हमने पूरी दुनिया में ये बोल रखा है कि उस जमीन पर हम बड़ी मम्मी जी के नाम पर एक पाएंगे। अब अगर सबके सामने हम उस बात पर मुकर जाएंगे तो आप ही सोचिए खानदान की कितनी बदनामी होगी। मैं तेरे मुझसे ये काम नहीं होगा। मुझसे ऐसे मामा, आप रो रही हैं? क्या बताऊं बेटे, वो जो हमारी पनवेल वाली जमीन है ना, उस जमीन पर तेरे माँ के नाम के अनाथालय बनाने के लिए हमने उसे रखी है। और बहू कहती है कि उस जमीन को बेचकर इसके लिए एक इम्पोर्टेड कार खरीद दो। कैसे कर सकती मम्मी हो? जी, आप क्या कह रही हैं? समझा करो बहू, समझा करो। हम ऐसा नहीं कर सकते, इससे हमारे घर की बदनामी होगी। हमारा खानदान बदनाम हो जाएगा। समझा करो। मम्मी जी, बस कीजिए। आप हद होती है। और आप हैं कि तब से झूठ पे झूठ बोले चली जा रही हैं। मानसी, देखा, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरी माँ कभी नहीं झूठ बोलती, कभी नहीं। भगवान खुद आकर मुझसे कहे कि उसने झूठ बोला है, मैं नहीं मानूंगा। और तुम समझती गई तुम? अंदाजा लगा सकती हूँ कि मानसी और संजय के बीच नॉर्मल नहीं थे और शायद इस संजय की माँ रही होगी। आपको याद है ना भाभी साहब, मैं क्या कहूँ इससे? पता नहीं ऐसी कितनी बातें होंगी। मैं कौन कौन सी बातों का जवाब दूंगी? क्या करूँ? सोच रही हैं आप भाभी?
आपको याद है ना? एक्चुअली मुझे कुछ ठीक से याद नहीं है। क्या? हाँ गुड्डो, मुझे कुछ याद नहीं है। सिर्फ इतना याद है कि ये मेरा परिवार, मैं सिर्फ तुम लोगों को पहचान पा रही हूँ। कुछ भाभी, गुड्डो, मैं सच कह रही हूँ। मैं तुम लोगों के बिना इतने दिनों कैसे रह पाती। रंजीत, अब तो बताएंगे कि हम यहाँ क्यों आए हैं। से मिलने। वेरी फनी। वो भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? तुम देखती जाओ बस। तो चलो यहाँ से। डॉली, हम लोग शरीफ लोग हैं, हमें पुलिस से रंजीत प्लीज मजाक मत कीजिए। वो पुलिस वाला यहीं आ रहा है। आने दो। अरे अगर उसने हमसे पूछ लिया कि इतनी रात को हम यहाँ क्या करें तो क्या जवाब देंगे? हाँ? आप लोग इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? जी, आपका इंतजार। वेलकम इंस्पेक्टर, वेलकम। हम इन्हीं का इंतजार कर रहे थे। दरअसल ये सबके सामने कानून के साथ होते हैं और अकेले में कानून तोड़ने वालों के साथ। तो इंस्पेक्टर सुनिए कि आपको क्या करना है। ऑलराइट, ठीक है इंस्पेक्टर, कल सुबह तक मेरा काम हो जाना चाहिए। डोंट वरी रंजीत साहब, आपका काम हो जाएगा। गुड नाइट। गुड नाइट। अरे पता है तू क्या कह रही है? हाँ पापा, मैं सच कह रही हूँ। भाभी को कुछ भी कैसे हो सकता है? अगर उसे कुछ भी याद नहीं है तो वो यहाँ आई कैसे? उन्हें सिर्फ हमारे चेहरे याद हैं, बाकी उन्हें कुछ याद नहीं है। इस घर के बारे में, इस घर के लोगों के बारे में कुछ भी नहीं। ऐसी बातें तो मैंने फिल्मों में देखी है, जिसमें हीरो हीरोइन याददाश्त खोने के बाद में कहते हैं मैं कहां, मैं कौन हूं, मैं यहाँ कैसे आई। ये मजाक करने की बात नहीं है गोवर्धन। तो हमें किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तुम जाकर फौरन डॉक्टर अस्थाना को फोन लगाओ। जी। बेटी तुम आराम करो। नहीं साहब, घबराने की कोई बात नहीं। लेकिन डॉक्टर साहब, क्या ऐसा हो सकता है कि सचमुच किसी इंसान की याददाश्त चली जाए? हाँ हाँ बिल्कुल हो सकता है। जैसे कि उम्र के साथ लोगों की याददाश्त कमजोर हो जाना स्वाभाविक सी बात है। चोट वगैरह लगने से भी ऐसा होता है। डॉक्टर साहब, क्या ऐसा भी हो सकता है कि मरीज की याददाश्त कभी वापस आए ही नहीं? हाँ हाँ मुमकिन है, लेकिन अगर ये इस घर में ये रहेंगी तो हो सकता है इनकी याददाश्त। हे भगवान, मैं तो 100 किलो लड्डू चढ़ाऊंगी, मेरी बहू की याददाश्त वापस आ जाएगी तो। देख बेटा, तेरे लिए सब दुआ कर रहे हैं। तेरी याददाश्त बहुत जल्द वापस आ जाएगी। आइए, आओ बहना। मैं आप लोगों से चाहकर भी नहीं कह सकती कि मेरी याददाश्त को कुछ नहीं हुआ है।
मेरी जो यादें हैं वो इस घर से नहीं कहीं और से जुड़ी हुई हैं। चलो अच्छा है कि उसे कुछ भी याद नहीं। अभी तो उसे कुछ भी याद नहीं है, लेकिन डॉक्टर के कहे अनुसार अगर वापस आ गई तो हमें बहुत सावधान रहना है, बहुत सावधान। और मौका मिलते ही ना ना बहना ना, हमें गुड्डू की शादी तक तो इंतजार करना ही होगा। और बेचारी की याददाश्त चली, इस घर के रस्मों रिवाजों को न जाने कैसे निभाएगी, और दोनों कैसे अपनी पुरानी बातें करेंगे। मुझे तो बस अपने बेटे की ही फिक्र लगी रहती है। डरती हूँ कहीं वो इसे भी पहचानने से इनकार ना करते। बेटा, अपना ख्याल रखना। जी। बहना, जब तक ये हुक्म का इक्का हमारे साथ है, हम घबराने की कोई जरूरत नहीं है। समझो कि सारा का सारा खेल हमारी मुट्ठी में है। डॉली, डॉली देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। डायमंड का नेकलेस। तुम्हें डायमंड्स बहुत पसंद है ना? स्टॉप इट रंजीत। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ कि मेरे हाथ में खिलौना देखी मुझे बहला लोगी। तुमने मुझसे एक वादा किया था रंजीत। वादा? क्या? मित्तल कंस्ट्रक्शंस की मालकिन बनाने का वादा। हाँ डॉली, मुझे याद है, लेकिन मैं क्या करूं, वो मित्रा अंकल बीच में आकर। Stop it! मित्रा मित्रा मित्रा, ये सारी उम्मीदें छोड़ के बैठ जाए। हाँ नहीं डॉली, सोचना ही पड़ेगा मुझे। एक मिनट। मित्रा, मित्रा अंकल कहिए। जी अंकल, बिल्कुल। आप चिंता मत कीजिए अंकल जी। शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। वो अब क्या चाहता है? वो बुड्ढा सुमन करता था, कहता है कुछ लोगों से किस लिए? केयर टेकर को सेलेक्ट करना है। इतनी मुश्किल से रोजी को रास्ते से हटाया था। अब ये बुढ़ा एक नई हड्डी को हमारे गले में फंसाने पर तुला हुआ है। तो अब क्या करना है? बुढ़े ने कहा है तो लोगों से मिलना ही पड़ेगा ना। तुम परेशान मत हो डॉली, हर इंसान रोजी की तरह वफादार नहीं होता जो दूसरों के बच्चों के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दे। एक एक करके सब अब वो बच्चे ही बचे हैं बस। रंजीत, एक मिनट डॉली।
आओ, बैठो। तुम लोगों को पता नहीं कि इधर उधर ताका झाकी करना बुरी बात है? तुम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए ना? पापा, आप आपसे बात नहीं करना चाहते। अब एक घर में रहेंगे तो बातचीत तो करनी ही पड़ेगी ना बेटा। चलो बातचीत ना सही, लेकिन इस घर के कायदे कानून को तो मानना पड़ेगा। तुम लोगों की मम्मा का नहीं रहा, मेरा है। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम लोग अपने पुराने आदतों को बदल डालो। समझ रहे हो? यही कि पापा बदल गए ना? मैं नहीं बदला, मैं तो बदल ही नहीं सकता। दरअसल तुम लोगों ने मुझे पहचानने में गलती की थी। अब पुरानी बातों को दोहरा कर क्या फायदा? Anyway, let's come straight to the point. मैंने तुम लोगों से पहले कहा था कि इस घर के बाहर कभी मत जाना, लेकिन आज से बिना वजह तुम लोग इस कमरे के बाहर भी नहीं जाओगे। नहीं तो क्या? देखो, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ, मुझे और परेशान मत करो, नहीं तो तुम्हारे पापा को बुरा लग जाएगा। समझ रहे हो ना? मत करो, बहुत दर्द हो रहा है। प्लीज भैया को छोड़ दीजिए, हम आपके सारी बात मानेंगे, हम इस कमरे से बाहर भी नहीं जाएंगे, प्लीज छोड़ दो ना। देखा तुम्हारी बहन कितनी समझदार है। अब अच्छे बच्चों की तरह चुपचाप सो जाओ। Go to sleep. दर्द हो रहा है? नहीं। चुप चुप। तुम लोग दोनों अच्छे बच्चे हो, और अच्छे बच्चे बड़ों का कहना मानते हैं। अब से तुम दोनों वही करोगे जो हम कहेंगे। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? ठीक है, तुम सुन रहे हो? हाँ? कल से खुद ही वक्त पर उठ जाना, तैयार हो जाना, और जो हम खाने पीने दें चुपचाप खा लेना। समझे? वरना पापा को बुरा लगेगा, और जब पापा को बुरा लगता है तो चलो अब सो जाओ, सो जाओ। आपके बायोडाटा से साफ मालूम पड़ता है कि आप 3 महीने से ज्यादा कहीं टिक। अब जा सकती हैं, प्लीज अब जा सकती हैं। अरे इस तरह से दो। मैं अपने बच्चों को लेकर बहुत पॉजिटिव हूँ, मैं उन्हें किसी इस तरह के केयरटेकर के हवाले नहीं कर सकता। इससे बेहतर ये होगा कि मैं खुद अपने काम से कुछ वक्त निकाल के उनका ख्याल रखा करूँ। रफीक तुम देखिए अंकल, आपने कहा कि रोजी की जगह किसी दूसरे केयरटेकर को रखें, मैंने आपकी बात मान ली, लेकिन मैं अपने बच्चों को किसी अरे गरे के हवाले तो नहीं कर सकता ना। रणधीर, एक हुआ है, कम से कम उससे तो मिल लो। अंकल देखिए, कोई फायदा नहीं है। रंजीत, अरे इस तरह से दो, तुम किसी को। देखिए अंकल, मैं अपने बच्चों को लेकर बहुत पॉजिटिव हूँ, मैं उन्हें किसी इस तरह के केयरटेकर के हवाले नहीं कर सकता। इससे बेहतर ये होगा कि मैं खुद अपने काम से कुछ वक्त निकाल के उनका ख्याल रखा करूँ। रफीक तुम। देखिए अंकल, आपने कहा कि रोजी की जगह किसी दूसरे केयरटेकर को रखें, मैंने आपकी बात मान ली, लेकिन मैं अपने बच्चों को किसी अरे गरे के हवाले तो नहीं कर सकता ना।
रणजीत, एक लास्ट आदमी बचा हुआ है, कम से कम उससे तो मिल लो। अंकल देखिए, कोई फायदा नहीं है, सब जानते होते पैसे। जी, माधवराव चिपलंकर। बिल्कुल गवार सा लग रहा है। वैसे अच्छा है, मुझे अपने घर में ज्यादा स्मार्ट केयरटेकर चाहिए भी नहीं। अच्छा ये बताओ कि जी नहीं रुकोगे? साहब, जिसके पास जो चीज नहीं होती उस चीज की उसको ज्यादा कदर होती है। हालांकि मेरे बच्चे नहीं हैं, लेकिन मुझे बच्चों से बहुत लगाव है। वेल सेड। अच्छा ये बताओ, तुम्हें तनख्वाह कितनी चाहिए? ये तो यूं ही गुजर गई है। अब जो बची कुची जिंदगी है, इज्जत से 2 रोटी मिल जाए तो यही बहुत होगा। बहुत अच्छा। देखो, तुम्हें जिन बच्चों की देखभाल करनी है उनके माने। जी मैं जानता हूं। ठीक, तो तुम बच्चों की देखभाल के लिए। एक मिनट मित्र अंकल, एक मिनट। तुमने अभी कहा कि बच्चों की मां नहीं है, कैसे पता तुम्हें? अरे साहब, एक बात बताइए, अगर बच्चों की मां होती तो यहां मेरी क्या जरूरत थी? ये शक्ल से बेवकूफ लग रहा है, मगर है जरूरत से ज्यादा स्मार्ट। और अगर मां होती भी तो वही तो मुझसे सवाल जवाब करती। ठीक है, तो तुम कल से यहाँ काम कर सकते हो। मैं तुम्हें भी बच्चों से मिलवा देता हूँ। संजू, बेटा महक। अंकल, वो जो बचे हुए लोग हैं उनसे भी मिलने थे। लेकिन अभी तो थोड़ी देर पहले तुम कह रहे थे कि तुम्हें किसी और से नहीं मिलना है। आखिरी आदमी बचा है, इज द राइट पर्सन। जी अंकल, वो क्या है? क्या हुआ अंकल, आपने हमें बुलाया? हाँ बच्चों, ये तुम्हारे माधव काका हैं। और आज से ये तुम दोनों की देखभाल करेंगे। मां भवानी तुम्हारा कल्याण करे, सारे कष्ट मुझे दे दे। साहब, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे पे कितना बड़ा एहसान किया है। ठीक है माधव काका, तुम जाओ और मान ले आओ। हेलो सुमन बेटी। माधव काका, आपको नौकरी मिली? हाँ बेटी, माँ भवानी की कृपा से मिल गई है। माधव काका, बच्चों से मिले आप? हाँ बेटे, देखा, बहुत प्यारे बच्चे हैं। बस तुम्हारे ना होने की वजह से बेचारे मुरझा से गए हैं। काका, ऐसी माँ हूं जो अपने बच्चों की देखभाल भी कर सकती। बेटी, देवकी ने कृष्ण की रक्षा उनसे खुद को अलग कर लिया था। भगवान को भी इतने कष्ट उठाने पड़े हैं। और फिर बेटी, एक बात तय है, जिस तरह उस कंस का नाश हुआ था ना, इस तरह बहुत जल्दी इस कंस का भी नाश होने वाला है। हाँ काका, और इस कंस का नाश करने मैं खुद आऊंगी। फिर अपने बच्चों से कभी दूर नहीं जाऊंगी, कभी दूर नहीं जाऊंगी काका। अच्छा बेटी, मैं अब फोन रखता हूँ, हैं? तुम अपना ख्याल रखना। और एक बात और सुनो, जब तक तुम्हारा यह है ना, उन बच्चों पर आंच नहीं आएगी, समझे बेटे? भगवान तुम्हारी रक्षा करे। अच्छा बेटा।
हुई थी तो ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। भाभी, मुझे आपको छोड़ के जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। हाँ गुड्डू। भाभी, आपको याद है जब आपकी शादी हुई थी तो आप चुप थी और भैया फूट फूट के रो रहे थे। याद नहीं है? कुछ भी नहीं। नहीं। आप मेरे साथ आइए। आइए। ये साड़ी याद है आपको? भैया ने दी थी करवा चौथ पर। और ये मासी ने दी थी, याद है आपको? मुझे कुछ भी याद नहीं है। भाभी, आपकी अमानत है, मेरे पास थी। आप डायरी लिखा करती थी, इसमें आपकी बहुत सारी बातें हैं। आप तो शायद आपको सब कुछ याद आ जाएगा। लो, हो गई गुड्डू की विदाई। अब हमारे सारे बंधन खुल गए हैं। तो फिर क्या, खुशियां मना ली, अब वक्त है गम मनाने का। और वो कहते हैं ना, कभी खुशी कभी गम, कुछ भी बदलेंगे ना हम। बस मौका मिलते ही। मानसी की डायरी। चेहरे को अपनाते समय मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसका एक परिवार होगा, उसकी जिंदगी में कोई पर अब जब मैंने मानसी के चेहरे को अपनाया है तो मुझे उसका हमराज भी बनना होगा। तभी मैं मानसी के किरदार को अच्छी तरह से निभा पाऊंगी। मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, शायद मैं इस डायरी से जान पाऊंगी। मुझे माफ करना मानसी, मैं आज तुम्हारे जिंदगी के पन्नों को पलटने जा रही हूँ। आपको बड़े साहब बुला रहे हैं। जी आप चलिए, मैं आती हूँ। ठीक है। बस इंतजार की घड़ी और मानसी की तकलीफें बहुत सहा हमने तुम्हें। बात बात में अपनी राय देना है, हर चीज में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना, और ऊपर से जीजा जी कहते मानसी के आने से घर स्वर्ग जैसा हो गया है। हमें स्वर्गवासी होने का कोई शौक नहीं है। स्वर्गवासी तो अब मानसी हो। उसके नाम क्या है? संभल भाई, तुम भी संभल जा। उसके नाम के आगे लगेगा मानसी।
अरे मानसी देखिए, मानसी बेटा, अरे क्या हुआ? वो पैर फिसल गया। हाँ बेटा, नहीं मामा जी, मैं ठीक हूँ। अरे बेटा मानसी को कमरे तक छोड़ दो। अरे मैंने कहा ना बेटा, मानसी को कमरे तक छोड़ दो। चलो। लेकिन बेटी, ये हुआ कैसे? पता नहीं पापा, वहाँ तेल गिरा हुआ था और मेरा पैर फिसल गया। तेल किसने गिराया? किसने गिराया होगा? यही सबका काम होगा, बेहोश होकर काम करती है। जी मैं तो चुप! तो गलती करती है तो जुबान चलाती है। खबरदार जब कुछ कहा। नहीं नहीं, उन्हें मत डांटिए, हो जाता। मगर वो क्यों नहीं होता जो हम चाहते हैं। अच्छा बेटी, तुम आराम करो। मानसी, ये तो मेरा फर्ज था। ज्यादा चोट तो नहीं आई? नहीं, I'm okay। आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? तुम आज भी बिल्कुल वैसी ही लग रही हो जैसी पहले लगती थी। ऐसा लग रहा है जैसे मानो वक्त। मनु, तुम्हें याद है मैं जब कभी पड़ जाया करता था तो तुम मुझे सहारा देती थी। मेरी लाख गलतियों के बावजूद तुमने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। गुड्डू के जाने के बाद मैं बहुत अकेला पड़ गया हूं, बहुत अकेला हो गया। देखिए, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। I'm sorry। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैं नहीं जानती संजय, तुम्हारे और मानसी के बीच के रिश्ते कैसे थे, पर तुम्हारी बातों से यही एहसास कि तुम उसे बहुत प्यार करते हो। पर काश मैं तुमसे कह सकती कि तुम्हारा ये इंतज़ार अब कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हारी मानसी नहीं हूँ। तुम्हारी मानसी मर चुकी है।